Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. In our previous class, we have discussed the procedure to finding the empirical formula and molecular formula. Okay. Then let us today we will discuss the stoichiometry and stoichiometric calculation. आई थिंक दिस वर्ड इज़ न्यू फॉर यू. आपने कभी भी स्टोक्योमेट्री लाइक टर्म नहीं सुना है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस इट्स मीनिंग. व्हाट इज़ स्टोक्योमेट्री? स्टोक्योमेट्री मीन्स स्टोक्योमेट्री वर्ड इज़ अ ग्रीक वर्ड. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है ये. वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? स्टोकियन एंड मेट्रॉन. स्टोकियन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. इट मीन्स यहाँ एलिमेंट का मेजरमेंट ही हो रहा है कि एलिमेंट के मासेस कैलकुलेट होते हैं कि किसी रिएक्शन में कितना मास किसी एलिमेंट का रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट हो, और कितना मास किसी प्रोडक्ट का बन रहा है अगर वो प्रोडक्ट है तो. ठीक है, तो मतलब किसी भी रिएक्शन में कितना मास इन्वॉल्व हो रहा है और कितना मास बन रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो चीज़ हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में देखते हैं. ठीक है, नहीं केवल मास बल्कि हम लोग इसमें वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये मुझे लगता है आपको स्टोकियोमेट्री मीनिंग समझ में आई होगी. ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन. तो ये बात आप लिखेंगे, आपको ये चीज़ लिखनी होगी. स्टोकियोमेट्रिक के ये दोनों जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग, और प्लस आपको ये पोर्शन भी लिखना होगा. This one, stoichiometry deals with the calculation and masses, sometimes volumes also, of the reactant and the products involved in a chemical reaction. ठीक है, इतना पोर्शन आपको लिखना पड़ेगा फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्टोकियोमेट्री. ठीक है, इतना पोर्शन हम लोग लिख लेंगे. लेट अस मूव फर्दर. अब हम लोग थोड़ा स्टोकियोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, स्टोकियोमेट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है ये आप सब जानते हैं. आपने बैलेंसिंग भी सीख रखी क्लास 10th में. तो अभी मैं बैलेंसिंग आपको नहीं बता रही हूँ. बैलेंसिंग में हीट एंड ट्रायल मेथड ही मोस्टली यूज़ होता है. हीट एंड ट्रायल मेथड वैसे तो सबसे पुराना, सबसे आउटडेटेड मेथड है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड ही है. ठीक है, तो सिंपल इक्वेशंस को हम लोग आराम से हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग ईच एटम्स. ठीक है, चलिए तो एक हम लोग एक देखते हैं एग्जांपल, दैट इज़ कंबशन ऑफ मीथेन. ठीक है, लेट अस सी दैट एग्जांपल. मीथेन का कंबशन करते हैं. फॉर डूइंग द कंबशन ऑफ मीथेन वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यहाँ वो इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन, methane is reacting with oxygen and forming carbon dioxide and water. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबशन होता है, प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज सेम, इट इज़ ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग करने के लिए कार्बन बैलेंस्ड है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, और अब सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे. हाइड्रोजन की दोनों साइड में 4 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन की दोनों साइड में 4 एटम्स हो गए और कार्बन का 1 एटम. ठीक है, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अच्छा, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने से हमें इसकी स्टोकियोमेट्री के बारे में क्या पता लगता है? आप इस रिएक्शन को देखिए. यहाँ क्या हो रहा है? मीथेन और डाई ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो मीथेन और ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट है. ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी हैं, बस जस्ट मैं एक बार आपको अपनी तरफ से भी बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सभी गैशियस फॉर्म में, इसीलिए सब में आप देखो जी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? ऑल आर इन गैशियस फॉर्म. ठीक है, चलिए ये भी बात क्लियर होगी. अगर ये सॉलिड या लिक्विड होते तो हम एस या एल लिखते. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग के बाद आप देख रहे हो कि कुछ एलिमेंट्स के आगे कोफिशिएंट आ गया है. जैसे इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसके आगे कोफिशिएंट है 2, इसके आगे 1, इसके आगे 2. ठीक है, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ कोफिशिएंट 1 है, जहाँ लिखा है वहाँ वही कोफिशिएंट है. ठीक है, तो इस कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं?
स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो उसके आगे लिखा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ मीथेन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1, ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और वाटर का 2। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें क्या पता लगता है? इससे हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों ही पता लगते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है और वही नंबर ऑफ मोल्स भी है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में हम क्या कह सकते हैं? लेट मी राइट दिस इक्वेशन क्लियरली फर्स्ट। मुझे दोबारा से ही अच्छे से लिखने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, व्हाट वाज द रिएक्शन? Methane is reacting with oxygen and forming carbon dioxide and water. 2 molecules of water and 2 molecules of carbon dioxide. ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब ये कोफिशिएंट हमें क्या बताता है? दिस कोफिशिएंट टेल्स अस अबाउट इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ methane is reacting with 2 molecules of oxygen. ठीक है, and forming 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हमें ये पता लगता है। ठीक है, 1 molecule of methane is reacting with 2 molecules of oxygen and forming 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. ठीक है, यही बात हम सेम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी कह सकते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वही नंबर ऑफ मोल्स भी होता है। ठीक है, तो अगर सिमिलरली हम चाहें तो इसको लिख सकते, ये बातें आप लिखेंगे क्लियरली। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक क्या समझ में आ रही है इस बैलेंस इक्वेशन से आपको? ठीक है, ये बात आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। अच्छा, अब इसी को हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या समझ में आता है? क्लियरली आपको समझ में आ गया? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको सीधे देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि समटाइम्स वॉल्यूम ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, चलिए बिफोर दैट लेट मी रब दिस। ये दोनों टर्म आपको मोल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में ये बातें आपको लिखनी है। ठीक है, ओके, लेट मी रब दिस। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का पता कैसे लगता है। ठीक है, वॉल्यूम किसी भी कोई भी गैस हो, ठीक है, उसके 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, गैस ही नहीं कोई भी कंपाउंड हो, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कंटेनिंग, जैसे हमने कल बात किया था ना कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमेशा एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, 1 मोल में कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला यूनिट मास हो या कोई लिक्विड हो, कुछ भी हो, वो अगर उसका 1 मोल है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने बात की थी। अगर वो एटम है तो उसका 1 मोल उसका एटॉमिक मास होगा, मास के टर्म्स में अगर हम कहें। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स का मास जो है वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग 1 मोल अमाउंट के वॉल्यूम के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 22.7 लीटर्स। कई जगहों पे आपको ये 4 भी मिलेगा। ठीक है, पर अभी आपके एनसीईआरटी में 22.7 कंसीडर हो रहा है, हम लोग 22.7 ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, 22.7 लीटर ऑफ दैट कंपाउंड एट STP। अब आप कहेंगे ये STP क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्पीशीज़ का अगर हम 1 मोल का वॉल्यूम कैलकुलेट करें, दैट विल बी 22.7 लीटर। ठीक है,
तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर है, तो अगर मैं उसके 2 मोल का वॉल्यूम पूछूँ तो क्या हो जाएगा? जस्ट डबल ऑफ दिस, 2 इंटू 22.7, है ना। 3 मोल्स का वॉल्यूम पूछूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 22.7, है ना। तो जैसे हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बता सकते हैं थ्रू एवोगैड्रोज नंबर, मास के बारे में बता सकते हैं थ्रू एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही हम वॉल्यूम के बारे में भी किसी भी स्पीशीज़ के नंबर ऑफ मोल्स में बता सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग इट एट STP। अगर वो 1 मोल है तो वो 22.7 लीटर ही होगा। अगर वो 1 मोल से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतने सब्सटेंस का, उतने ही नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 में, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा उस अमाउंट का। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने जो अभी पिछला इक्वेशन लिखा था उसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहें, बिफोर दैट लेट मी रब दिस। जो मैंने लिखा है अभी आपको सब लिखना है, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे मुझे हमेशा लिख करके दिखाते हैं काम, बहुत अच्छा लगता है जब आप फॉलो करते हैं टीचर को और अपने काम को टाइमली कंप्लीट करके सबमिट करते हैं, तो टीचर इज़ ऑल्सो गेट मोटिवेटेड फॉर डूइंग फर्दर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप नहीं करते हैं तो टीचर भी डीमोटिवेट होता है। तो प्लीज़ आप अपना काम करके ज़रूर मुझे दिखाइए, जिससे कि आई शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब सारा काम करके मुझे दिखाएंगे आज का भी, ठीक है। बहुत मतलब मुझे लगता है 7-8 बच्चे ही लगातार काम करके दिखा रहे हैं, बाकी के बच्चे पता नहीं क्यों सोचते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपको बच्चों इन्हीं कंडीशंस में पढ़ाई करनी है तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आप अभी 1-2 महीने तक तो हमें कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला, हमें ऐसे ही पढ़ना है। तो अगर आप अलर्टनेस अभी ही खो दोगे तो आपका बेस ही कमज़ोर हो जाएगा। आप 11th और 12th क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल लाइफ। 11th-12th को हम कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 11th-12th क्लास हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। इसी टाइम की पढ़ाई हमारी ऐसी पढ़ाई होती है कि बाद में वो सब कुछ डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। तो अगर आप अभी ही सुस्त हो जाओगे तो आप अपने बेस को ही वीक कर दोगे, तो फिर आप आगे 12th में भी कैसे अच्छा कर पाओगे। तो प्लीज़ अभी आप बेस आपका स्टार्ट, मतलब 10th तक तो जो किया वो भूल जाइए, लेकिन 11th-12th में आप कहीं से भी कोई बदमाशी मत करिए पढ़ाई के साथ, क्योंकि ये हमारी लाइफ का वो फेज़ होता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको आगे कभी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए टीचर्स को भी। आपके लिए हार्ड टाइम है और टीचर्स के लिए भी हार्ड टाइम है। आपने कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, टीचर्स ने भी कभी ऑनलाइन क्लासेस आपको नहीं दी थी, लेकिन सभी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस कोशिश का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको अपना होमवर्क टाइमली सबमिट करना चाहिए। होमवर्क तो मैं कभी देती ही नहीं, दैट इज़ क्लास वर्क। आपको क्लास वर्क तो लिख के मुझे दिखाना चाहिए। मैंने आपको अभी तक एक भी होमवर्क नहीं दिया है। मैं होमवर्क बहुत कम देती हूँ, लेकिन जो क्लास में कराया है जितना, उतना तो आप मुझे लिख के दिखाइए, तभी तो मैं समझ पाऊँगी कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी जो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, इसी रिएक्शन की, जो रिएक्शन मैंने लिखा था। इस रिएक्शन में अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहें स्टोइकियोमेट्रिक के बेसिस से, जैसे हमने लिखा था कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है? 22.7 लीटर। अभी मैंने आपको बताया, तो 22.7 लीटर ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद, क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा? 22.7 लीटर ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विथ अभी ऑक्सीजन के 2 मोल हो गए, तो ऑक्सीजन के 2 मोल हो गए तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 22.7 इंटू 2, है ना। तो मैं यहाँ पे 22.7 इंटू 2 ही लिख दूँ, या अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 45.4 इज रिएक्टिंग विथ 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ही है, तो यहाँ अगेन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.7 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब अगेन 45.4 लीटर ऑफ वाटर। बात समझ में आई? ये स्टोइकियोमेट्री को हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम के टर्म्स में स्टोइकियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन। एक मैंने आपको मोल्स के टर्म में एक्सप्लेन किया, एक मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के टर्म में एक्सप्लेन किया, तीसरा मैंने आपको वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन किया। ये तीनों आप अलग अलग लिखेंगे पॉइंट वाइज। ये एनसीईआरटी में भी बहुत क्लियर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी खोल रखी है मैंने। एनसीईआरटी में आप देख रहे हो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लास्ट वाला डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला डिस्कस करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इट इज़ सिमिलरली जस्ट लाइक नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो
तो वॉल्यूम की टर्म्स में समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अमाउंट के टर्म्स में, ठीक है, यानी मास के टर्म में। मास के टर्म में कुछ नहीं करना है। मास के टर्म में आप जानते हो कि 1 मोल का मास, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, तो आप इन सब का मास निकाल लीजिए। मीथेन का मास हमें पता है 44 ग्राम होता है, ठीक है, मोलर मास अगर कहें तो। ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, ठीक है। एक का मास होता है 16, तो 2 का मास कितना हो जाएगा? 16 इंटू, एक एटम का मास 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2, 32 ग्राम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ 32 ग्राम, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 32 एंड दैट इज इक्वल टू 64 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मीथेन को मैंने 44 लिख दिया है, आई एम सॉरी, मुझे वो पता नहीं दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा था, ठीक है, ये 44 नहीं होगा। मीथेन का मास कितना होगा? कार्बन इज 16, कार्बन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है। तो सॉरी, रियली वेरी सॉरी, दिस इज टोटल 16 मास, ठीक है। मीथेन का मास अभी मैं आपको फ्रेशली कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। मीथेन का मास, कार्बन इज 12, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो गया टोटल? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो यानी यहाँ पे ये जो हमारा मीथेन है, मीथेन का मास है 16 ग्राम, ठीक है। नॉट मैंने 44 वो कार्बन डाइऑक्साइड दिमाग में मेरे था, मैंने 44 कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दिया था फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ मीथेन है, मीथेन का मास 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास हमने निकाल लिया, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 एटम कंटेन करता है, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ इसका मास हो जाएगा 64 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप जानते हैं 44 ग्राम, और 44 ग्राम है तो इसका मतलब हो गया एक ही मोल है तो 44 ग्राम ही रहेगा। वाटर के यहाँ कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो वाटर का मास यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मोल का मास होता है वाटर का 18, तो 2 मोल का मास या 2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो अब अगर हम इसको स्टोकियोमेट्रिक टर्म में लिखें फॉर मॉलिक्यूलर फॉर मासेस के टर्म्स में, अगर इसकी स्टोकियोमेट्री हम लिखें, दैट इज 4th वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन विल बी, क्या होना चाहिए? अभी हमने इसका मास कैलकुलेट किया, 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विथ 32 इंटू 2 हमने किया था ना, तो 64 ग्राम आ गया था, इज रिएक्टिंग विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 इंटू 2 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारा हो गया 4th वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टोकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन। ये 4 वेज आपको 1 2 3 4 करके लिखने हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? पहले नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, फिर मॉलिक्यूल्स के टर्म में, फिर हमने वॉल्यूम के टर्म में देखा, और अब हमने देखा मासेस के टर्म्स में, ठीक है। तो यानी 3 तरीके से हम लोग, 3 या 4 तरीके से हम लोग स्टोकियोमेट्री को आपस में इंटर कन्वर्ज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया, आपको मोल्स और मॉलिक्यूल्स तो मिल गए, तो आप उसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो और उसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम और मास हमें पता हो जाए तो किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, हम यहाँ भी पढ़ते हैं वो चीज़, पर अभी इस साल वो डिलीट हो चुका है। मास और वॉल्यूम से हम लोग पता लगा सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का, जिसका नाम है डेंसिटी का, ठीक है। तो अगर आपको मास और वॉल्यूम के टर्म में स्टोकियोमेट्री मिल जा रही है किसी इक्वेशन की, किसी क्वेश्चन की, किसी केमिकल इक्वेशन की, तो आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो। मतलब हमें डेंसिटी के टर्म्स में भी स्टोकियोमेट्री देख करके पता लग सकता है किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड 2 प्रॉब्लम्स दिए हुए, प्रॉब्लम नंबर 1.3 एंड प्रॉब्लम नंबर 1.4, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आसान है, ये मैं यहीं डील कर देती हूँ, ठीक है। आते हैं उसकी तरफ। वेयर इज़ दैट एग्जाम्पल? It is missing in this. No, here is that 2 examples. प्रॉब्लम नंबर 1.3 एंड प्रॉब्लम नंबर 1.4 देखते हैं अभी हम, ठीक है।
प्रॉब्लम नंबर 1.5 इज़ रिलेटेड विथ लिमिटिंग रिएजेंट। शायद मयंक का कन्फ्यूजन भी इसी क्वेश्चन में था। ये क्वेश्चन मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के साथ कल डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी हम लोग ये दोनों प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.3 अब आपको देखते ही आना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। वही इक्वेशन है, वही रिएक्शन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ ये निकालना है अगर 16 ग्राम मीथेन को का कंबशन किया गया है। 16 ग्राम मीथेन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे 16 ग्राम मीथेन का मतलब 1 मोल ही है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो 16 ग्राम मीथेन अगर 1 मोल है तो यानी ये 1 मोल से ही कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अभी आपको स्टोइकियोमेट्री समझ में आ रहा है कि मीथेन का 1 मोल और ऑक्सीजन की 2 मोल रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और वाटर के 2 मोल बनाते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ वाटर, है ना, ठीक है। अब यहाँ 16 ग्राम ही बोल रहा है, 16 ग्राम तो 1 मोल का मास ही है, तो यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल फॉर्म 1 मोल। अगर मीथेन बना रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर तो 1 मोल का मास यहाँ 16 ग्राम ही है और 16 ग्राम ही पूछ भी रहा है क्वेश्चन में। तो ये 2 मोल्स ऑफ वाटर के मास के बराबर बनाएगा। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम, तो 2 मोल वाटर का मास 18 इंटू 2 36 ग्राम। आंसर विल बी डायरेक्टली 36 ग्राम, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करके ये इतना डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, पर ये क्वेश्चन तो सिर्फ सिंपल एक इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4 की, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्पल्स आप कॉपी में लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1.4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन, ठीक है। मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन किया गया। वही इक्वेशन है, इक्वेशन आपको पता है, बैलेंस्ड इक्वेशन पहले आप लिख लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम बनाना है हमें आफ्टर कंबशन, ठीक है। अभी हमने इसको ग्राम के टर्म्स में भी इसकी स्टोइकियोमेट्री देखी थी, तो वहाँ से तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो कुछ भी नहीं पता है तो आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ मीथेन इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अभी यहाँ 22 ग्राम के बारे में पूछ रहा है। हमें पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम, ठीक है। तो अभी ये 22 ग्राम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मोल से 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो 1 मोल का मास 44 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 22 ग्राम में कितने मोल होंगे आप मुझे बताइए। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, हाफ मोल होगा, है ना। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको मास दिया हुआ है 22 ग्राम, गिवन मास इज 22 ग्राम एंड इट्स एटॉमिक मास इज 44, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 22 डिवाइडेड बाई 44 दैट इज इक्वल टू 0.5, या इसी को हाफ भी लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए। तो अगर इसके मीथेन के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ मोल कितने मोल से बनेगा, हाफ मोल से, ठीक है। यानी मीथेन के भी जो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे दैट विल बी हाफ मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन आफ्टर कंबशन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर फर्दर कैलकुलेशंस ऑफ क्लास 11th and 12th, okay. So till then stay safe at your home. That's all for today. Thank you very much.